रिज्यूम करते रिकॉर्डिंग। लास्ट क्लास में बताओ भाई क्या किया था हमने? अरे कोई तो बताओ, लास्ट क्लास में क्या किया था? नरगिस नहीं आई क्या आज? एंगल बिटवीन टू नॉन होमोलॉगस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन किया था। हाँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग क्लोज करने वाले हैं चैप्टर यार। ठीक है, लास्ट इसका कॉन्सेप्ट बचा है, बाकी सब कुछ मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं। लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, दैट इज होमोजेनाइजेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और होमोजेनाइजेशन मैं सोच रहा था सब लोग आ जाए, नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं है, तब तक आप इसे पढ़ेंगे यहां तक। ठीक है, इसे तब तक आप पढ़िए, तब तक मुझे लगता है कि बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे। देखते हैं पढ़ के क्या आपको समझ में आ रहा है जल्दी। होमोजेनाइजेशन लास्ट टॉपिक है अपना स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पूरा खत्म हो गया। टोटल मिला के देखा जाए, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। ठीक है, अपने पास 6 चैप्टर्स होते हैं। बेसिक्स ऑफ स्ट्रेट लाइन भी उसी के अंदर है, बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो 6 चैप्टर्स होते हैं जिनमें से 2 हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अभी थ्योरी वाइज देखें तो 2 चैप्टर अपने क्लोज हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट होगा सर्कल, जो कि हम आज ही शुरू करेंगे। आरजवी मैंने लास्ट क्लास में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ही ये चीज बताई थी बच्चे, मतलब जो नॉन होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसके बारे में बताया था। तुम वीडियो लेक्चर देख लेना, अगर उसमें कुछ भी दिक्कत आती है तो तुम सेंटर आ जाना मुझसे टाइम लेके, जैसे निश्चल आया था, है ना? तो निश्चल आज क्यों नहीं आए तुम? फिर कहाँ पे? तुम आने वाले थे ना आज पढ़ने के लिए। शराब। तो मेरा कहने का मतलब है आप टाइम लेके आ सकते हैं, है ना? और आके पूछ लेना हमसे भी, ठीक है? चलो, तो आते रहेंगे लोग, तब तक हम शुरू कर देते हैं बेटा, है ना? क्या है होमोजेनाइजेशन? अब ये होमोजेनाइजेशन का प्रोसेस सुनना ध्यान से, सब लोग सामने देखो। देखो बेटा, मेरे पास क्या दे रखा है? एक कर्व दे रखा है, एक कर्व दे रखा है मुझे। उन्होंने बोला भैया ये कर्व है आपके पास में, ठीक है? और एक लाइन दे रखी है मुझे, हमने बोला ये हमारे पास लाइन है। इन दोनों कर्व और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से 2 क्या ड्रॉ की गई हैं? लाइंस ड्रॉ की गई हैं, जो कि कहां से पास करती हैं? ओरिजिन से पास करती हैं। एक ये हो गई और दूसरी ये हो गई। फिर से सुनो, ये कर्व दे रखा है, ये एक लाइन है, ये कर्व और ये लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से 2 लाइंस को पास करा दिया। वो जो 2 लाइन है वो आके कहां पे मिलती है? इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मिलती है। ठीक है, मुझे चाहिए क्या? मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए, ग्रीन वाली लाइंस की इक्वेशन चाहिए। मुझे ग्रीन वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए। ये व्हाइट में जो कर्व है उसकी इक्वेशन गिवन होगी, गिवन है। ये जो लाइन है उसकी इक्वेशन भी गिवन होगी। तो मैं कर्व की इक्वेशन लिख रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और जो लाइन है ये है lx प्लस my प्लस n इज इक्वल्स टू 0। ये भी मेरे पास क्या है बेटा? गिवन है। तो बेटा क्या क्या गिवन है? ये व्हाइट वाला कर्व गिवन है, ब्लू वाली लाइन गिवन है। इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो 2 ग्रीन लाइन है इसकी इक्वेशन, और जो इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ओरिजिन को मिलाने वाली ये जो 2 लाइन है इनकी इक्वेशन मुझे क्या करनी है बेटा? निकालनी है। इन दोनों की क्या निकालनी है? इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए बताता हूं आपको। एक बात बताओ, क्या ये आपको बिल्कुल वैसा ही नहीं देखने से लग रहा? क्या हाँ या ना में जवाब देना। ये 2 लाइन जो दे रखी हैं, क्या मैं इसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन लिख सकता हूं क्या? यस सर।
है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन में एक चीज बताना मुझे ध्यान से, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? y is equal to mx. पेयर, पेयर बेटा, पेयर की बात हो रही है। ax square plus 2hxy बिल्कुल, Plus plus by square. ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब समथिंग टाइम्स ऑफ कितना आना चाहिए, एक्स स्क्वायर, समथिंग टाइम्स ऑफ क्या आना चाहिए, एक्स वाई, समथिंग टाइम्स ऑफ क्या आना चाहिए, वाई स्क्वायर। आप यहां पे देखेंगे डिग्री कितना आ रहा है 2, आप यहां पे देखेंगे डिग्री दोनों का मिला के कितना आ रहा है 2, आप यहां पे देखेंगे डिग्री कितना आ रहा है बेटा 2, तो दोनों जगह देखिए सब जगह डिग्री कैसा हो गया, सेम हो गया। अगर सब जगह डिग्री सेम हो गया तो मैं बोल सकता हूं ना बेटा ये होमोजेनाइजेशन है, ये होमोजीनियस फॉर्म है, और होमोजीनियस फॉर्म है इसलिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें ये मिलेंगी। हाँ या ना, जल्दी बताओ, क्या ये होमोजीनियस है ना? हाँ सर। तो अगर बाई चांस मैं ये जो कर्व है जिसकी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन मुझे मिली हुई है, इस लाइन का इस्तेमाल करके अगर मैं इसे होमोजेनाइज कर दूं, मतलब होमोजीनियस बना दूं ऊपर वाले को, तो मुझे दो लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी ना। बस इतना सा काम है, फिर से सुनना। होमोजेनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच we can calculate pair of straight line passing through the or joining origin to the point of intersection of the given curve and the given line. Homogenization can be achieved by using the given curve and the given line process I'm showing you here, which is ax square 2hxy by square 2gx। देखो बेटा यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, 2gx, यहाँ पे देखो x के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, 2fy यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ पे c टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये हो गया ax स्क्वायर, ये 2hxy, ये हो गया by स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 2gx। अब देखो ये 1 कहां से जनरेट करूंगा भाई, लाइन का भी तो कुछ यूज करना था, तो मैं n को उठा के उधर ले गया, तो ये बच गया lx प्लस my इज इक्वल्स टू माइनस n। इस माइनस n को उठा के मैंने नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा lx प्लस my डिवाइडेड बाय माइनस n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। बस, तो 1 जहां जहां भी रहेगा ना वहां पे आप ये उठा के डाल दो। बेटा ये इतना बढ़िया प्रोसेस है ना, जब आप शीट सॉल्व कर रहे होगे ना तब आपको समझ में आएगा। जेईई एडवांस के कई क्वेश्चन मैं बता रहा हूं होमोजेनाइजेशन प्रोसेस का यूज करके मैं बहुत तेजी से सॉल्व कर पाता हूं। मतलब हमारी सेकेंड एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस हैं उसमें अगर ये प्रोसेस आपको याद रहेगा, आपको प्रोसेस याद करने का तरीका भी मैं समझाऊंगा कि आपको प्रोसेस याद कैसे करना है। आपको प्रोसेस ऐसे याद करना है क्या मिला हुआ है, ठीक है, और क्या उससे आपको चाहिए। तो देखो बेटा एक बार इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे डिग्री 2 हो गया, यहाँ पे डिग्री 1 + 1 2 हो गया, यहाँ डिग्री 2 है। देखो x x से मल्टीप्लाई होगा डिग्री 2 हो जाएगा, x y से मल्टीप्लाई होगा डिग्री 2 हो जाएगा, y x से मल्टीप्लाई होगा डिग्री 2 हो जाएगा, y y से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिग्री 2 हो जाएगा, x का स्क्वायर y का स्क्वायर और x y सब जगह डिग्री 2। मतलब अगर आप इसे देखेंगे तो ये समथिंग टाइम्स ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा, समथिंग टाइम्स ऑफ xy हो जाएगा, समथिंग टाइम्स ऑफ y स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बेटा ये किसकी इक्वेशन बनेगी? इसे सॉल्व करोगे तो जो दो लाइंस आएंगी वो रीजन से पास करती होंगी, और क्योंकि मैंने ये कर्व और ये लाइन का यूज किया है तो वो दोनों लाइंस किसको भी सेटिस्फाई करेंगी, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास करेंगे, इनके कॉमन सॉल्यूशन से भी पास करेंगी। फिर से सुनो, इस पूरे प्रोसेस का क्या मसला है। इस पूरे प्रोसेस में ये कहता है भैया ये जो व्हाइट कलर का कर्व बना हुआ है और ये जो ब्लू कलर की लाइन है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ये व्हाइट कलर का और ये ब्लू कलर की लाइन, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमने क्या किया है बेटा, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से मिला दिया है, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से मिला दिया है, तो ये ओरिजिन से मिला दी गई है, ठीक है। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ओरिजिन को मिलाने वाली जो पेयर ऑफ लाइन है, वी हैव टू फाइंड दैट इक्वेशन, वी
We have to find a pair of equation of line which we can achieve just by joining the origin and the point of intersection of this curve and the line. So there are 2 points of intersection, that's why there will be 2 lines. ठीक है, तो बस काम खत्म हो गया, ये आ गया। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि मैं इस कर्व को होमोजेनाइज कर दूंगा तो अपने आप मेरे को लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। होमोजेनाइज कैसे करेंगे? ये ax² 2hxy by² 2gx 2fy + c है। तो देखिए ये x² है, xy की पावर 1 1 है, y² है, x के साथ में 1 मल्टीप्लाई है, y के साथ में 1 मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट टर्म के साथ में 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई है। तो lx + my + n = 0, n को इधर भेजा, lx + my, n - n को नीचे भेजा, lx + my / -n = कितना हो गया 1, उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। और ये 1 का स्क्वायर क्यों करना पड़ा? क्योंकि मुझे डिग्री 2 बनाना था। बस इससे जो इक्वेशन अचीव होगी वही अपना आंसर। बताइए किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। यही सब कुछ होमोजेनाइजेशन में लिखा हुआ है। सर अब क्योंकि ये होमोजीनियस हो चुका है तो ये इसे ओरिजिन से पास करना चाहिए ना। होमोजीनियस हो चुका है तो बेटा ओरिजिन से तो डेफिनेटली पास करेगा ना। हाँ तो सर ये हमें जो गिवन है वो तो पास नहीं है। तो बेटा इसको चेंज किया है ना, ये एक प्रोसेस है लड़के। अब तुम बोलोगे ये वाला ये तो ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हाँ नहीं कर रहा, इन दोनों का मिला के जो इक्वेशन बनी है वो बनी है इन दोनों लाइंस की, वो ओरिजिन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये मेरे पास रिक्वायर्ड लाइंस की इक्वेशन आई है बेटा, इसमें आप x और y की वैल्यू को 0 डाल के देखो, ये सेटिस्फाई कर देगा। ओके सर। अनमोल इसको आगे सॉल्व जरूर करेंगे लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है? अभी क्वेश्चन लेंगे उसमें करना, यहां सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है? बोलो बच्चे। सर ये आपने इसमें 1 से मल्टीप्लाई एक एक करके, पहले युक्ता बोल रही थी, बोलो क्या बोल रही हो? सर ये आपने इसमें 1 मल्टीप्लाई क्यों किया है? डिग्री 2 बनाने के लिए। डिग्री 2 बनाने के लिए सर जैसे 2gx है इंटू 1 है, हाँ तो x की पावर 1 और 1 की पावर 1। ना बेटा 1 मैंने यहां से यूज किया है ना, 1 की वैल्यू यहां से उठा के डाल दी है। 1 कितना था? lx + my / -n है ना? यस सर, वो डाल दिया। अब डिग्री 2 हो जाएगी, देखो x × x² हो गया ना, x²। ओके सर। x × y xy बन गया ना, अब डिग्री 2 हो जाएगी। यस सर। सर जी की डिग्री नहीं होती। क्या बोल रहे हो? सर जी की डिग्री नहीं होती। b की? जी c जी कह रहा है, जी कह रहा है सर वो। अच्छा जी, यार ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, इनकी कोई डिग्री नहीं होती, ये तो कांस्टेंट है ना। इस पूरे एक्सप्रेशन में a h b g f c l m और n ये सब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, ठीक है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की कोई डिग्री नहीं होती। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स पता है क्या आपको क्या होता है? नहीं सर। बात शुरू हुई है तो यही बता देते हैं। देखो अगर ax + by + c = 0, ये क्या है बताओ? ये किसकी इक्वेशन है? लाइन की इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ a b और c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, जैसे मैं a की वैल्यू को 0 डाल दूं, b की वैल्यू को 1 डाल दूं, c की वैल्यू को 3 डाल दिया, तो एक इक्वेशन मिल जाएगी मेरे को, 0 × x 1 × y और 3 = 0। अगर मैं a की वैल्यू को -1 डाल दूं, b की वैल्यू को 5 डाल दूं और c की वैल्यू को -3 डाल दूं, तो इक्वेशन देखो ये दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। मतलब -x ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ y और -3। मतलब जिसको बदलने से अभी भी तो ये लाइन की इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा, यहां पे भी ये लाइन की इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जिनको बदलने से मेरे को जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लाइन की ही थी, ये इक्वेशन भी लाइन की है, ये इक्वेशन भी लाइन की है, लेकिन देखो a b और c में चेंज तो किया ना, यहाँ पे भी चेंज किया, यहाँ भी चेंज किया, तो जिनके बदलने से कोई फर्क ना पड़े लाइन की इक्वेशन पे, वो कहलाएंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मतलब जिन्हें चेंज करने से आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उस पर कोई फर्क नहीं आता, वो उसके किसी फैमिली मेंबर को डिफाइन कर देंगी। जैसे अगर मैं बोलूं कि भैया ये लाइन की इक्वेशन है, तो ये भी तो एक लाइन ही दे रहा है, इस लाइन की इक्वेशन में से कोई एक लाइन होगी,
है ना। इस लाइन की इक्वेशन में से कोई एक लाइन होगी है, मतलब ये इनफाइनाइट लाइन का सेट दे सकता है ना आपको। बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी वी कैन अचीव इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। बात समझ में आई क्या? तो ऐसे कांस्टेंट्स को बोला जाता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। दे आर कांस्टेंट for this equation, but for the standard equation they are arbitrary. That means they are changing. समझ में आई क्या बात? यस सर। ये एक्स वाई का टाइप क्या होता है? एक्स वाई वेरिएबल है बेटा। वेरिएबल है सर। हाँ, एक्स वाई वेरिएबल है। तुम वाई के साथ छेड़खानी कर दोगे ना तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, इक्वेशन बदल जाएगी। हाँ। अगर देखो ना, अगर मैं इसमें x और y की वैल्यू डाल दूं, कुछ मान लेते मैंने x की वैल्यू को 1 डाल दिया, y की वैल्यू को 2 डाल दिया, तो बेटा ये कितना हो जाएगा? a into 1 b into 2 plus c is equals to 0। अब ये कोई लाइन की इक्वेशन रह गई क्या? नहीं भाई, इसमें वेरिएबल ही नहीं है। लाइन की इक्वेशन के लिए x और y वेरिएबल तो चाहिए। यस सर। तो वेरिएबल ही नहीं है, समझ गए? यस सर। डन है, यहां तक समझ आया? अच्छा, एक कुछ आरजवी कुछ पूछ रही थी, आरजवी पूछो। युक्ता ने पूछा था, तुमने नहीं पूछा था, पूछो। सर वही पूछना था, वन वाला कॉन्सेप्ट। अब आ गया समझ में या नहीं आया? सर आ गया। आ गया, चलो बड़े आगे, बड़े आगे बच्चे। यस सर। चलिए निकिता आइए, निकिता समझ आ रहा है? निकिता, निकिता आइए। यस सर, आई हूँ मैं। चलो ठीक है। सर इससे पहले आपने क्या कराया था? नहीं कुछ नहीं कराया, बस इतना ही कराया, कल कराया था, मतलब लास्ट क्लास में पढ़ाया था बस, इससे पहले। तुम थी लास्ट क्लास में? यस सर। हाँ ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, आप ट्राई करके देखेंगे, आपसे होगा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं करवा दूंगा। ट्राई करो, 3 मिनट का टाइम दिया मैंने आपको, ट्राई करना है, जल्दी ट्राई करो क्वेश्चन। 3:55 हो रहे हैं, 3:58 पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा, प्लीज जल्दी सॉल्व करो। जल्दी।
सर ज्यादा टाइम हो गया, नहीं हुआ? सर हो रहा है, लंबा है सर। एक बार पिछले पेज पे जाना। भाई इतना ही करके छोड़ दो यार, बहुत है, बाकी तो हम कर ही लेंगे। करूं? जल्दी सॉल्व कर रहा था ना पेन कॉपी में, मेरे को तो कंप्यूटर पे लिखना पड़ रहा है, कम से राइटिंग पैड पे लिखना पड़ रहा है, ये तो थोड़ा फिर भी टाइम लेता है। कॉपी पेन तो धड़ाई धड़ उड़ा दो यार। हाँ, ये देखो, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस इज। अब देखो एंगल निकालने के लिए बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन, देखो ना साफ साफ उसने बोल तो दिया कि भैया ये है। अब तुम्हें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये कर्व क्या मिलेगा, तुमको तो दे दिया, ये दे दिया, ठीक है। तुम्हें एक बहुत बढ़िया आज एक एग्जाम्पल दूंगा हमारी बात ना मानने का, ठीक है। चलो, तो यहां से भैया इसने बोला कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ओरिजिन को मिलाने वाली जो लाइंस रही हैं उनके बीच का एंगल चाहिए अपने को। तुम्हें मतलब ही नहीं होना चाहिए कि ये वाला जो कर्व है ये क्या मिलेगा, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तुमने बस उसे अज्यूम कर लिया कि हाँ भैया कोई कर्व मिल जाएगा, ऐसे एक लाइन है, तुम्हें बस इतना होना चाहिए कि लाइन मिल जाएगी, बस हमें इतना पता है और कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। एंगल दोनों के बीच में मान लेते हैं थीटा। बेटा एंगल कैसे निकाल लेंगे? ये रेड वाली लाइन की पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन आ गई, तो एंगल कैसे निकाला जाता है पेयर ऑफ लाइन में, याद करो जरा। tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 2√h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। काम फिनिश यार, इतना काम करना है। तो बताओ ये कैसे निकाला जाए? बेटा होमोजेनाइजेशन का प्रोसेस ही तो है, ये बोलता है कि एक कर्व है, एक लाइन है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और रीजन को मिलाने वाली जो लाइन रहेंगी उनका बस काम खत्म कर दो। तो बस ये आपके पास में कितना हो गया, x स्क्वायर, ये कितना है 2xy, ये कितना है 3y स्क्वायर, ये कितना है 4x टाइम्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा भाई, ये यहां से कितना आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 8y टाइम्स ऑफ 1 माइनस 11 टाइम्स ऑफ 1 स्क्वायर, यस सर, इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया आपके पास में, x स्क्वायर 2xy 3y स्क्वायर 4x। 1 के केस में ये कितना आ जाएगा बताओ जरा, y माइनस 3x बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। y माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। बस उठा के डाल देते हैं, y माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 8 टाइम्स ऑफ y टाइम्स ऑफ y माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे कितना हो गया माइनस 11y माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। फटाफट फटाफट इसे सॉल्व करो। देखो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ ना, जो मैं बता रहा हूँ आप प्लीज वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ठीक है। उसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ। एक निक्की नाम का बच्चा है हमारे यहाँ पे, था पिछले साल 12th में, है ना, उसने बहुत अच्छा किया, उसने जेईई मेन बहुत अच्छा निकाला जब पिछले साल। तब तक आप फटाफट सॉल्व करना शुरू करो, छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ। तो निक्की ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया अपना जेईई मेन के पेपर में, है ना, पहले वाले पेपर में 98.29 या कुछ ऐसी परसेंटाइल उसकी आई। तो हमें पता था कि इसको मिल गया। अब बच्चे केयरलेस हो जाता है, जैसे आपको पता चला ना कि आपको पहले अटेम्प्ट में मिल जाएगा, ठीक है, तो बच्चा ध्यान देना बंद कर दो। बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, बहुत अच्छी है वो, ठीक है। तो उसने भाई पहले पेपर के बाद में, लेकिन उसने अपनी मेहनत और बढ़ा दी, ठीक है। तो हमें समझ में आ रहा था कि है ना ये बहुत अच्छा जेईई में निकालेगी, बहुत अच्छी रैंक लेके आएगी एडवांस में। तो मेंस के लिए सेकंड उसका टारगेट ही नहीं था, तो हम उसे रोज बुलाते थे, शीटें करने का टारगेट देते थे, ठीक है। जो बच्चे मतलब जेईई मेन 1 के बाद क्वालिफाई होके सेपरेटली प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक है। तो या जिन लोगों ने जेईई मेन 1 में अच्छा नहीं किया वो 1 को ढंग से अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो भाई उसको अब हुआ क्या, गलती से ये कोरोना सिचुएशन आ गई, है ना, जेईई मेन 2 जो है पोस्टपोन हो गया यार। अब मैं तकरीबन 2 महीने तो वही जैसे पुरानी वाली कंपनी के चक्कर में फंसे हुए थे इधर उधर, तो ढंग से बातचीत नहीं होती थी। और उनके लिए क्लासेस प्रॉमिस हमें की गई
मेरी और नरेंद्र की क्लासेस, लेकिन फिर लग नहीं पाई वहां पे। बहुत सारे मतलब नॉर्थ इंडिया के जितने भी बच्चे हैं उन सब लोगों के लिए लग नहीं पाई। तो मैंने उनको टारगेट करने के लिए बोला, मैंने नरेंद्र करते हैं हमारे सारे काम ना, तो नरेंद्र ने टारगेट दिया कि भैया तुम एक काम करो, इतना इतना कंप्लीट कर लो, फिर मिलेंगे एक दिन जूम पे। फिर अलग अलग डाउट्स भी लेते थे हम, जब आप लोगों की क्लासेस नहीं ले रहे थे तो जो भी एक्स्ट्रा टाइम होता था हम उनको देते थे, ठीक है। अब भाई 6 महीने बाद जब मतलब ऑलमोस्ट जेईई मेन एडवांस आया दोबारा, तो हमने पूछा कितनी कितनी प्रिपरेशन हो गई, तो बच्चे क्लास नहीं आते क्योंकि बहुत डिप्रेशन का माहौल हो गया था, आ नहीं रहे, बुला रहे, हम 40 बार फोन कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जेईई मेन 1 के बाद जेईई मेन 2 हुआ, जेईई मेन 2 में उसकी परसेंटाइल 98 से सीधा 94, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा बेटा कि ये क्यों ऐसा क्यों है, तो बोलती है सर मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया एकदम। तो मैंने बोला चल कोई बात नहीं, तो एक काम कर, है ना, तू जेईई एडवांस के लिए पढ़ना शुरू कर दे अभी, जेईई मेंस तेरा ऑलरेडी स्कोर बहुत अच्छा है, जेईई मेन 2 में कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका कम था, उन्होंने अच्छा कर लिया। तो मैंने बोला बेटा तू एडवांस के लिए करना शुरू कर दे। खूब बोला उसको, खूब, मैं बार बार उसके पापा को फोन कर रहा था, उसको कर रहा था कि एडवांस के लिए करने दो, बहुत अच्छा हो जाएगा। लड़की मानी नहीं, 1.5 महीने भी उसको टारगेट दिया हमने, नहीं उसने किया, बिल्कुल नहीं किया, ठीक है, एकदम लूज छोड़ के बैठ गई कि मेरे को एनआईटी मिलेगी। अब जेईई एडवांस में उसका कुछ ऐसे क्वालिफाई हुआ, मतलब आप ये समझ लो कि बहुत कुछ अच्छा नहीं, ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि अब अच्छी आईआईटी मिल नहीं रही है, ठीक है। अब उसके पापा और वो मेरे को लगातार फोन कर रहे हैं कि नहीं ड्रॉप कराना है। मैं बोल रहा हूँ ड्रॉप मत कराओ, क्योंकि अगले साल का कुछ भरोसा नहीं है, लेट होगा जल्दी होगा, और इसने पहले मेहनत नहीं की, अभी मेहनत करने के चक्कर में घूम रही है, तो हो सकता है ना करे। तो मेरा कहने का मतलब है देखो ना, अब उसको एनआईटी कुरुक्षेत्र मिल रहा है, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, उसको बोल रहा है मेरे को आईटी जाना है। तो मेरा कहने का मतलब है जब टाइम होता है तब आप करो ना अपना काम यार। अभी जैसे आपके पास टाइम है तो आप अपना काम पूरा फोकस करो ना इस पे, आपको दोबारा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना बोला जा रहा है उतना कर लो बस, मोर देन इनफ है यार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे सॉल्व कर देता हूँ आपके साथ, आपके लिए। तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2xy प्लस ये 3y स्क्वायर। अब देखो ये 2x हो गया, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2xy हो गया, ये 2x हो गया, और ये -3 है तो -6x स्क्वायर हो गया, यहाँ से 4y हो गया, तो ये हो जाएगा 4y का स्क्वायर हो गया, यहाँ से 4y हुआ, -12xy हो गया, -11/4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6xy, ठीक है, टाइम्स ये क्या है ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0। आप एलसीएम ले लो, इसे सॉल्व करो, देखो सब जगह देखो ना, x स्क्वायर xy y स्क्वायर xy, ठीक है, x स्क्वायर y स्क्वायर xy y स्क्वायर x स्क्वायर xy, तो सब जगह आप देखोगे ना समथिंग टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, समथिंग टाइम्स ऑफ xy और समथिंग टाइम्स ऑफ y स्क्वायर, ये जनरेट होगा। बस ये क्योंकि हम लोग इसे a मानते हैं, इसे 2h मानते हैं, इसे b मानते हैं, बस जैसे ही ऊपर वाले से ये अचीव करेंगे आप, इनका एंगल का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था 2√h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। आइए दिखा देते हैं, ये देखिए इसके सोल्यूशन में यही सेम चीज की गई है जैसा मैंने किया है, एज इट इज चीजें उन्होंने भी अप्लाई की है। देखो ये बन गया, लास्ट में यही आया आपका भी, है ना, ये बना, उसको चेंज किया तो ये बन गया 7x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो a कितना हो गया 7, h कितना हो गया -1, b कितना हो गया -1, ठीक है। बस उठा के सब्स्टिट्यूट कर दिया इसके अंदर, आंसर देख लो आ गया है। ये tan इनवर्स वाले फंडे में मत पढ़ो आप, सीधा tan थीटा की वैल्यू 2√2 डिवाइडेड बाय 3 आई है या नहीं है, tan इनवर्स वाला सिखाएंगे, अभी आने ही वाला है, 12th आपका स्टार्ट होने में 2-3 महीने ही तो बच्चे हैं, ठीक है। तो ये कितना है 2√2 डिवाइडेड बाय 3, ये tan थीटा के बराबर हो गया। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। पूरा आंसर नोट कर लीजिए, कोई टेंशन है किसी को तो प्लीज बताइए। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं यार। डन? यस सर। नोट कर लिया सब लोगों ने? हाँ सर। एक और बढ़िया स्टोरी बताऊंगा अभी, सच में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं। एक हमारे यहाँ, एक क्या ऐसे 2-4 है मेरे पास, चलो एक लेटेस्ट ईयर की सुनाता हूँ। एक ना हमारे यहाँ एक जो हो रहा है, जो कर रहे हो वो बेस्ट है, उस चीज को आप ट्रस्ट करो। मेरा बहुत छोटे से बैच साइज में से आप सिलेक्शन बहुत अच्छे एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप चीजें बहुत अच्छे से कर रहे हो तो,
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां से यार, लोकस सर्कल के केस में। ठीक है, आइए ये पूरी स्लाइड को पहले मैं अपने से समझाऊंगा, उसके बाद आप काम करेंगे। चलिए, लोकस ऑफ अ सर्कल ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन whose distance from a fixed point is called center is always constant called radius। तो बेटा समझना, लोकस वर्ड का मतलब ही आपको यही समझ में आएगा। निश्चल को इतना दूर चल के आना पड़ा था सिर्फ लोकस समझने के लिए, तो वो आपको आने की जरूरत नहीं है। इसका कहने का मतलब है लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are in a plane which are maintaining a constant distance from a fixed point। ये बेटा फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, हम बोल रहे हैं ये वाला क्या है, फिक्स पॉइंट है। यहां से यहां तक देखिए, ये क्या बोल रहा है, कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। इस तरफ में थोड़ा डिस्टेंस का प्रॉब्लम फेस करने को सब मिलेगा आपको, लेकिन इधर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वही डिस्टेंस यहां से यहां तक की है, 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 वही डिस्टेंस यहां से यहां तक की है। ठीक है, तो अगर ये O ओरिजिन है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, तो O से A के बीच की जो डिस्टेंस है वही O से B के बीच की डिस्टेंस है, वही O से C की, वही O से D की, वही O से E की, और वही O से F की। वो कितने के बराबर है बेटा, रेडियस के बराबर है। तो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर मेंटेनिंग अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। बेटा अगर यहाँ एक पॉइंट होगा उसके डिस्टेंस भी तो सेम ही रहेगी, यहाँ एक पॉइंट रहेगा उसके डिस्टेंस भी तो सेम ही रहेगी, यहाँ एक पॉइंट रहेगा उसके डिस्टेंस भी तो सेम ही रहेगी, यहाँ एक पॉइंट रहेगा उसके डिस्टेंस भी तो सेम रहेगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और इसे अगर मैं जूम कर दूं, ठीक है, इसके बीच में भी तो मैं पता नहीं 50 पॉइंट और बना सकता हूं। देखो छोटे 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 छोटे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ 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 यहाँ, पता नहीं कितने पॉइंट बन जाएंगे यहाँ पे, और जूम कर लूंगा और पॉइंट बन जाएंगे। मतलब आप ध्यान से देखो ना, ये जितने भी पॉइंट बनेंगे, इन्हीं सारे पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं तो मेरे पास एक पाथ आएगा, एक रास्ता आएगा, वो रास्ता जो है वो कहलाएगा लोकस। ठीक है, तो ये बोल रहा है फिक्स पॉइंट से इस फिक्स डिस्टेंस पे आपको जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो वो कहलाएगा लोकस, वो कहलाएगा पाथ, और वही पाथ आपका किसका पाथ कहलाएगा, सर्कल का, वही कहलाती है डेफिनेशन ऑफ सर्कल। जैसे कल मैंने निश्चल को एक एग्जांपल दिया था, मैं देता हूं, ये है वीजे आपका, है ना, ठीक है, यहां से मान लेते हैं प्रीति को उठाते हैं, प्रीति का घर है ये, ठीक है, यहाँ कोई खाने की दुकान, ये है सेक्टर 4 में दूसरे खाने की दुकान, ठीक है, उसके बाद प्रीति का मन करेगा कि वो कॉफी पीने जाएगी सेक्टर 15 में, ठीक है, तो अब प्रीति ने घर से बोला कि जी हम जा रहे हैं कहां पे, वीजई। अब वीजई के जाने का रास्ता प्रीति ने लिया ही है। अब वीजई में प्रीति ने अपने डाउट्स पूछे, उसके बाद प्रीति ने बोला नहीं जी अब मेरा दिल कर रहा है मैं सेक्टर 15 में जाऊंगी कॉफी पीने, ठीक है। फिर प्रीति को लगा कि चलो भूख लगी है यार, तो चलो यहाँ पे वीजई के बगल में एक रेस्टोरेंट है, उसमें जाएंगे खाना खाएंगे। फिर उसने वो सोचा नहीं चलो सेक्टर 4 में मम्मी ने कुछ मंगवाया था तो वहां से जो दूसरा रेस्टोरेंट है वहां से खरीदे, इसका खाना अच्छा है, इसका मिठाई बड़ी है, ठीक है। फिर प्रीति ने सोचा नहीं अब बहुत हो गया घूमना फिरना, वापस से घर चलते हैं। तो ये जो पूरा रास्ता प्रीति ने ट्रैवल किया ना, जितना जिगजैग होगा कोई दिक्कत नहीं है, जिगजैग से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, जितना जिगजैग हो, तो ये जो पूरा पाथ है ये कहलाएगा बेटा लोकस। तो वर्ड हमने यूज किया लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट व्हिच आर मेंटेनिंग कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर कॉल्ड
क्या कहलाएगा बेटा? सर्कल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए, नहीं है तो आइए बात करते हैं इक्वेशन की। क्या कोई दिक्कत है किसी को? अरे कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलिए, ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है A। तो OA इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है? R रेडियस। तो बेटा ये सेंटर के कोऑर्डिनेट को मैंने बोल दिया x1, y1, ये रेडियस R है। ये आपके पास में x, y कोई जनरल पॉइंट है, तो ये अपने पास वेरिएबल पॉइंट है जो कि पूरे सर्कल पे कहीं भी हो सकता है। ये आपका सेंटर है, ये आपका रेडियस है, ठीक है। तो यहां से मैं इसका क्या निकालने जा रहा हूं यार? ये कितना हो जाएगा बेटा? x माइनस x1 उसका स्क्वायर, y माइनस y1 उसका स्क्वायर। डिस्टेंस को ही तो किसके बराबर करना है? r के स्क्वायर के बराबर किया जा सकता है। तो x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल वेयर x1, y1 इज द सेंटर and r is the radius। तो ये कहलाएगी बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये क्या कहलाएगी बेटा? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई। अब मैंने बोला कि मान लेते हैं कि सेंटर जो है उस 0,0 पे आ जाए। तो सेंटर गया 0,0 पे, तो ये कितना आ जाएगा? x माइनस 0 उसका स्क्वायर, y माइनस 0 उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, r का स्क्वायर। बेटा ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0,0। बताओ यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, नहीं तो फटाफट इसे नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। सर इसकी हेडिंग क्या है? क्या हेडिंग क्या है? सर्कल्स। टेंथ क्लास में चैप्टर था सर्कल्स, याद है? सर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। बिल्कुल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तीसरा चैप्टर है जो चल रहा है, दैट इज सर्कल्स। डन? डन सर। लिख लिया? जल्दी बताओ, बहुत कुछ है इसमें अभी। सर 1 मिनट। डन सर। चलो बड़े आगे, बाकी लोग बताओ जल्दी, बड़े आगे। सर हाइपरबोला कब तक हो जाएगा? मेरे पेपर में आ रहा है। क्या बोल रहे हो? हाइपरबोला कब तक हो जाएगा? पेपर यार में आ रहा है तो मेरे। ये तुम अलग से आ जाओ यार, तुम्हारे स्कूल वाला बहुत छोटा है। ये तो 20% जेई का सिलेबस है यार। ये 20% तो ये तो अपने को टाइम लगेगा भाई। अच्छा ठीक है उसके लिए सर। आ जाओ अलग से, ठीक है। ठीक है ना? तो मेरे पास तुम्हारे पेपर कब है? मेरा सर 2 हफ्ते 23rd से शुरू होंगे। ये वो है ना, यूनिट टेस्ट है ना? ड्यूटी है। हाँ मैं बस पढ़ना चाह रहा हूँ सिलेबस, मतलब पेपर में देनी दिक्कत नहीं हो तो चीटिंग से हो जाएगा। नहीं, चीटिंग मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम आ जाओ, मैं पढ़ा दूंगा तुमको, ठीक है? ठीक है सर। ओके, ये खत्म हो गया यहाँ तक बड़े। हाँ भाई, जिसके भी स्कूल एग्जाम में कोई भी चैप्टर आगे पीछे हो रहा हो ना, उसके लिए हम पहले से फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं आपको कि वो आप अलग से आके पढ़ सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आप अलग से आके पढ़ सकते हो। ये तो मेन स्ट्रीम सिलेबस चल रहा है जेई के लिए,
जिसमें जो जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स आते जाते हैं वो साथ साथ हम खत्म करते जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यार। ये पोर्शन हुआ, तो ये हुआ अपना सर्कल्स का बेसिक पार्ट। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आपको बताने जा रहा हूं। चलिए, क्या एक्स्ट्रा पार्ट है यार? एक बात ध्यान से बताओ, सोच के समझ के, कि अभी मेरा एक सर्कल था, इसका सेंटर मैंने लिया x1, y1, ठीक है। रेडियस कितना लिया r, पॉइंट क्या था x, y। इक्वेशन कितनी हो गई थी? x माइनस x1 उसका स्क्वायर, y माइनस y1 उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? x स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस 2x x1, y स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस 2y y1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में? r स्क्वायर। तो यहां पे देखिए ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहां पे ध्यान से देखिए ये कितना हो जाएगा? माइनस 2x, और कहीं x नहीं आ रहा ना, तो x1 टाइम्स ऑफ x। इसी तरीके से माइनस 2y1 टाइम्स ऑफ y। यहां पे क्या बच गया? x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। याद करो जरा, अगर मैं इस इक्वेशन को किससे कंपेयर कर दूं? ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस यहां पे कितना हो जाएगा आपके पास में? अभी बोल सकते हो कांस्टेंट c इज इक्वल्स टू 0। ये कौन सी इक्वेशन है? बताओ, बताएगा कोई मुझे? कौन सी इक्वेशन है? नॉन होमोजेनियस पेयर। सेकेंड डिग्री इक्वेशन बोला था ना इसको, है ना? तो मैंने ये भी बोला था सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी देगी, आपको सर्कल भी देगी, आपको एलिप्स भी देगी, पैराबोला भी देगी, हाइपरबोला भी देगी, सारी चीजें तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के लिए देगी। जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कंडीशन क्या निकल के आई थी? डेल्टा व्हिच इज abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। बताया था मैंने ये इक्वल टू 0 होना चाहिए पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन है h स्क्वायर माइनस ab आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल कर देगी ये इक्वेशन, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने लगेगी। और अगर नहीं कर पाएगी, कुछ और कंडीशन को वैलिड करेगी, तो कोई और चीज रिप्रेजेंट करेगी। तो बेटा ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, अगर ये इक्वेशन सेकेंड डिग्री इक्वेशन एक इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करना चाहती है, तो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? कोई मुझे सजेस्ट करेगा? कोई बताएगा कि ये होनी चाहिए सर, ये सजेशन है मेरा। कोई सजेस्ट करना चाहता है? सामने दिख भी रही है सर ए बी 1 होगा। ए बी कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर होने चाहिए। इस वाले केस में वो 1 लिया हुआ है, लेकिन वो बराबर भी होंगे तो चलेगा। इस वाले केस में वो 1 लिया हुआ है, लेकिन वो बराबर होने चाहिए बेटा, ठीक है? सर्कल के केस में देख रहे हैं ना? क्या ये हम सर्कल के केस में ही देख रहे हैं ना? ये इक्वेशन इस ऊपर वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना चाहती है। ऊपर वाली इक्वेशन एक सर्कल की इक्वेशन है, उसे रिप्रेजेंट करना चाहती है। तो कंडीशन क्या क्या होगी? तो पहला मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर होने चाहिए। यहां 1 है, यहां भी 1 है, लेकिन 2 2 भी होता तो मैं 2 से डिवाइड कर देता, 3 3 भी होता तो मैं 3 से डिवाइड करके वापस से इसको इक्वल कर सकता था। इक्वल होना कंपलसरी है, 1 तो मैं अपने आप बना दूंगा उसको। समझ में आया क्या पहला? हाँ सर। है ना? दूसरा देखो, एक्स वाई का कोफिशिएंट प्रेजेंट है क्या यहां पे? बताओ, एक्स वाई का कोफिशिएंट प्रेजेंट है क्या? नो सर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कितना होना चाहिए? 0। ठीक है। तो अगर ये एक्सप्रेशन
क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है, एक सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना चाहता है बच्चे, तो वो क्या बोलेगा कि एक्स वाई का कोफिशिएंट होना चाहिए 0 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, बराबर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस 20x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, क्या ये सर्कल की इक्वेशन है क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल जी है। मैं बोलूंगा क्यों? बोलेंगे एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 है। मैं बोलूंगा हाँ। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 5 5। आप बोलोगे सर देखो यहाँ तो 1 1 आ रहा था। तुम बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, पूरी टर्म को ही 5 से डिवाइड मार दूंगा, तो एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर 5 5 से डिवाइड कर, यहाँ किया तो -4 टाइम्स ऑफ एक्स, यहाँ किया तो 3/5 टाइम्स ऑफ वाई, यहाँ किया तो 1/5 इक्वल टू 0। समझ आया हाँ या ना? अरे बोलो। हाँ सर आया आया है ना? तो यही, कोई दिक्कत है पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है। तो ये सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। आप बोलोगे सर आपने इसका तो बता दिया, इसका भी बता दिया, तो x के साथ कुछ रहेगा? तो देखो x के साथ कुछ है, y के साथ कुछ रहेगा, देखो y के साथ कुछ है। कांस्टेंट टर्म है सर ये, लेकिन यहाँ तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। एक बात बताओ बेटा, x1 y1 फिक्स पॉइंट थे क्या? यस सर। फिक्स मतलब कांस्टेंट, ठीक है। r फिक्स पॉइंट, r फिक्स डिस्टेंस था क्या? यस सर। फिक्स मतलब कांस्टेंट, इसका मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर कांस्टेंट्स आएंगे, r उसमें से सब्ट्रैक्ट होने वाला कांस्टेंट रहेगा, मतलब ओवरऑल ये एक कांस्टेंट रहेगा। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। सर हमने h को 1 क्यों नहीं लिया? कौन से वाले को? सर h को 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि ऊपर वाले में x y कहीं आ ही नहीं रहा ना। 1 लूंगा तो 2xy बन जाएगा, आ रहा है क्या 2xy? अच्छा ठीक है सर। ठीक है हाँ सर। सर मतलब c की वैल्यू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर है। हाँ, ये c की वैल्यू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर है। ये इस इक्वेशन के लिए बच्चे, ये मैंने बताया कि ये भी एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है, तो अपने को कंपेयर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कांस्टेंट क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है यस सर। चलिए, अब मतलब मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना चाहता हूं, ये तो कंडीशन हो गई, ठीक है। सॉरी, ये तो कंडीशन हो गई। अब मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इसके हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के बराबर, और उसे मैं 1 ही यूज कर रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कितना हो गया 0, खत्म। ये कितना बचा 2gx, ये कितना बचा 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास में 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 0। ये कहलाएगी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब मुझे कल को तुम पूछ लोगे सर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आपने बता दिया, लेकिन आप मुझे बताओ सर इससे मैं सेंटर और रेडियस कैसे निकाल सकता हूं? भाई इससे मुझे सेंटर और रेडियस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो बोलूंगा ठीक है बेटा, इसको x वाले टर्म्स को एक साथ ले आओ, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसको कंप्लीट स्क्वायर करना है, तो कैसे करते हैं बेटा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। x का जो भी कोएफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरीके से ये y स्क्वायर है 2fy, y का जो भी कोएफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस c इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। इस वाले को ध्यान से देखिए तो ये कितना आ जाएगा x प्लस g उसका स्क्वायर, इस वाले को ध्यान से देखिए तो कितना आ जाएगा ये y प्लस f उसका स्क्वायर, और ये बचा कितना आपके पास में, यहां पे ध्यान से देखिए, इसको उस तरफ ले गया g स्क्वायर, इसको उस तरफ ले गया f स्क्वायर माइनस c, ये हो जाएगा x माइनस g उसका स्क्वायर
ये हो जाएगा y माइनस माइनस एफ उसका स्क्वायर, और इसका लिखा जाएगा रूट ओवर g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी उसका होल स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था ना ये x माइनस एक्स, दूसरे कलर में लिखते हैं, ज्यादा सही लगेगा ये, है ना, कंपैरिजन में भी ठीक लगेगा। x माइनस एक्स वन उसका स्क्वायर ये है y माइनस वाई वन उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये r स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए x1 कॉमा y1 वो कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस g माइनस एफ के बराबर, रेडियस r वो कितने के बराबर हो जाएगा, रूट ओवर g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये ओवरऑल डेरिवेशन है कि अगर बाई चांस मुझे ये एक्सप्रेशन मिल जाए, स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 मिल जाए, तो माइनस g माइनस f आपका सेंटर हो जाएगा, दिस इज आवर सेंटर, और ये कितना हो जाएगा, रेडियस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका रेडियस। ठीक है, समझ गए? हाँ सर। कोई दिक्कत है, नोट कर लिया? चलिए ऊपर से मैं दिखा रहा हूं, फटाफट नोट करते चले जाइए। पहले मैंने क्या किया, इससे स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर करके तुम्हें स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना सिखाया, फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर मुझे मिली हुई हो तो उससे सेंटर और रेडियस निकालना सिखाया। ठीक है, अभी आगे का काम सिखाऊंगा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। सर हाँ रिबन नीचे कर दीजिए तो। सर ये यहाँ पे अंडर रूट क्यों आया? देखो ना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी था। यस सर। तुम्हें किस में फॉर्म में लिखना है, आर स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो पहले अंडर रूट लगा के स्क्वायर कर दिया ना मैंने। ओके सर। डन। सर नीचे कर दो। डन। हाँ सर हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन है, उसमें आपको मुझे रेडियस और वो सब बताना है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20x प्लस 10y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आप मुझे सेंटर एंड रेडियस बताइए। सेंटर बताइए, रेडियस बताइए। सेंटर और रेडियस बताइए। डन। देखो भाई, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, कंपेयर कर दो। सर सेंटर 10, -5 होएगा। 10, -5 करेक्ट। ठीक है, तो देखो भाई सेंटर कितना बताया गया है, उसने बोला था सेंटर माइनस जी माइनस एफ। माइनस जी बताओ, 2g की वैल्यू कितने के बराबर है, -20, तो 2g हो गया -20। इसने किया तो कितना हो गया, g इज -10। आपको उसके सामने भी एक नेगेटिव चाहिए, तो ये कितना आ गया 10। इसी तरीके से 2f कितने के बराबर है आपका 10, कैंसिल करेंगे 5, उसके सामने भी नेगेटिव चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा -5। ये आ गया सेंटर। ठीक है, रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपके पास में, जी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, एफ स्क्वायर मतलब -5 उसका स्क्वायर, माइनस सी मतलब 5,
ये कितना हुआ तुम्हारे पास में 100 + 25 - 5 √120। बताइए कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है, g² + f² - c तो करना था, कर दिया। तो रेडियस हो गया √120 और माइनस g - f कितना हो गया सेंटर। बताओ कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताओ। डन? यस सर। डन? डन सर। बड़े आगे। चलिए, ये रेडियस हो गया और ये आपका सेंटर हो गया। दो चीजें तो आपको मिल गई। अब एक चीज जो पुरानी क्लास में हमें देखना था, ये प्रॉब्लम है। ये रूट ओवर ध्यान से देखिए, g² + f² - c में ये जो अंदर वाला पार्ट है g² + f² - c, अगर भाई इसी का तो स्क्वायर हो रहा है ना ये, तो अगर ये वाला पार्ट रेडियस वाला पार्ट के बारे में बात करते हैं, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो सर्कल मिलेगा रियल सर्कल। क्यों है ऐसा यार? क्योंकि देखो रेडियस कैसे मिल जाएगी, रियल। ग्रेटर देन 0 है तो रूट से बाहर आ जाएगा। अगर इक्वल टू 0 आ जाएगा g² + f² - c = 0, तो ये कितना हो जाएगा पॉइंट सर्कल। ठीक है, पॉइंट सर्कल। और अगर बाई चांस ये लेस देन 0 हो गया तो ये कैसा हो जाएगा इमेजिनरी सर्कल। ठीक है, देखो g² + f² - c ग्रेटर देन 0 मतलब रियल सर्कल, g² + f² - c = 0 मतलब पॉइंट सर्कल, g² + f² - c लेस देन 0 इमेजिनरी सर्कल। सब कुछ किस पे बेस्ड है? रेडियस पे। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 तो ये देखो रूट के अंदर एक पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव आएगा, रियल आंसर। ठीक है, इक्वल टू 0 तो रेडियस 0 हो गई, रेडियस 0 मतलब पॉइंट सर्कल। अगर लेस देन 0 हो गया तो रूट के अंदर एक नेगेटिव क्वांटिटी, याद करो ना, रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर देता है ना, √4 आयोटा। आई बात समझ में? तो ये वाली चीज, इसलिए ये इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई या नहीं समझ में आई बताइए? सेंटर रियल हो सकता है? सेंटर तो पॉइंट हुआ ना यार, पॉइंट तो रियल रहेगा ही ऑब्वियसली, जब तक आप रियल नंबर में डील कर रहे हो।